सारी दुनिया में आधुनिक न्यायपालिका लोकतांत्रिक देशों में काम कर रही है। ब्रिटेन जो दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश है, या कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसी ब्रिटेन से सामने आया, लेकिन ब्रिटेन की न्यायपालिका आधुनिक नहीं बन सकी। और ब्रिटेन की न्यायपालिका को यदि समझना है, ब्रिटेन की न्यायपालिका को हम जानना चाहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है, तो हमें ब्रिटेन के 1000 सालों को, थाउजेंड्स ईयर को समझना पड़ेगा कि पिछले 1000 सालों में जो विकास हुआ है ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र में, और वह जो विकास है वह ऐतिहासिकता से, परंपराओं से विकसित होकर आज ब्रिटेन का न्यायिक तंत्र जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वह वैसे नहीं हुआ जैसे हमने अपने देश में आज़ादी के बाद संविधान बनाया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। अमेरिका ने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी केंद्र के लिए, और राज्यों के लिए वहाँ राज्यों के भी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्योंकि राज्यों के मामले में वो अंतिम कोर्ट होता है। ब्रिटेन की न्यायपालिका इस तरह नहीं है। ब्रिटेन की न्यायपालिका का इतिहास थाउजेंड्स ईयर में ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे सामने आया है। ये बात ठीक है कि पहले भी इस विकास क्रम में भी रूल ऑफ लॉ निश्चित रूप से ब्रिटेन की न्यायपालिका का आधार रहा। और ब्रिटेन की न्यायपालिका के इतिहास को, ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र को यदि हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको 6 चरणों में, 6 स्टेज में ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक तंत्र को हम समझ सकते हैं। जो ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का जो पहला स्टेज है, वह स्टेज 1066 से शुरू होता है। उसके पहले ब्रिटेन का भी न्यायिक तंत्र वैसे ही ट्रेडिशनल न्यायिक व्यवस्था था जैसा हमारे देश में या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में था, जहां न्याय रीति रिवाजों से और ऑर्डियल, अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा पर आधारित थी। हम जानते हैं कि अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा के नाम पे न्यायिक तंत्र ने कैसे समाज के अंदर अंतर किया, और मजबूत लोगों के लिए जल परीक्षा और कमजोर लोगों के लिए अग्नि परीक्षा किया जाता था। ऐसा ही ब्रिटेन का भी न्यायिक तंत्र काम कर रहा था रीति रिवाजों पर। लेकिन पहले चरण जो 1066 से ब्रिटेन में शुरू होता है, जिसको ब्रिटेन की न्यायिक तंत्र का प्रारंभिक काल आप मान सकते हैं, शुरुआती काल मान सकते हैं। इस समय क्यूरिया रेगिस, किंग्स कोर्ट की स्थापना हुई, और यहां से हम ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र के पहले चरण की शुरुआत मानते हैं। इस किंग्स कोर्ट की स्थापना के तहत राजा ने सलाहकारों का एक समूह होता था, या राजा के सलाहकारों का जो समूह है वह प्रशासनिक कार्य तो देखता ही देखता था, उससे न्यायिक कार्य भी देखने का अधिकार दिया गया। तो इस क्यूरिया रेगिस, किंग्स कोर्ट की स्थापना जो 1066 में हुई, यहां से ब्रिटेन में राजा के सलाहकारों का समूह न्यायिक कार्य देखने लगा, और यह ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का पहला चरण है। ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का जो दूसरा चरण है, जब हेनरी द्वितीय ब्रिटेन के सम्राट बने 1154 में, उनका कार्यकाल है 1189 तक। हेनरी द्वितीय को ब्रिटेन के न्यायपालिका का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि हेनरी द्वितीय ने न्याय के तंत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है, कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में ही नहीं सारी दुनिया में जो न्यायिक तंत्र है, स्थानीय न्याय तंत्र, वह सामंतों के हाथों का कठपुतली था, या सामंतों के हाथों में काम करता था। ब्रिटेन में भी न्याय तंत्र ऐसे ही काम करता था। तो हेनरी द्वितीय ने सामंतों के हाथों से न्यायिक तंत्र को बाहर किया और शाही अदालतों का गठन किया। इस शाही अदालतों के गठन के साथ ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का दूसरा चरण पूरा होता है। ब्रिटेन के न्यायिक इतिहास का जो तीसरा चरण है न्याय व्यवस्था का, वह 1215 का जो मैग्ना कार्टा है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में मैग्ना कार्टा शब्द इस्तेमाल होता। हम भी अपने देश में ऐसे परिवर्तनों को मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो मील का पत्थर होता है समाज के लिए, देश के लिए, इतिहास के लिए। तो जो ब्रिटिश मैग्ना कार्टा है 1215 का, वह ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का भी मील का पत्थर है, क्योंकि पहली बार इस मैग्ना कार्टा ने यह एस्टेब्लिश किया कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। और राजा कानून से ऊपर नहीं है, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को
सजा सीधे दंडित नहीं किया जा सकता। और इसी मैग्ना कार्टा से ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था में उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत सामने आया। और हम जानते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका आज काम कर रही है उसका आधार यही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ है कि न्याय की एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को अपनाकर ही किसी को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह अलग बात है कि अमेरिका ने एक दूसरा न्यायिक व्यवस्था लेकर सामने आया जिसको हम कहते हैं प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो एक अलग वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि न्याय की जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत और प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो सिद्धांत है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं, और न्याय के संदर्भ में, जस्टिस डिलीवर करने के संदर्भ में, ड्यू प्रोसेस में और प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ में कौन बेहतर है। वैसे हम अपने देश में ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का यह तीसरा चरण है मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन के न्यायिक इतिहास का जो चौथा चरण है वह चरण है जब कि बिल ऑफ राइट्स आया ब्रिटेन में। हम जानते हैं कि ब्रिटेन में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन के लोकतंत्र को और मजबूत किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ब्रिटेन में इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने कैसे एस्टेब्लिश किया, इस पे हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं, उस पे आप जाके सुन सकते हैं। तो इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया। बिल ऑफ राइट्स का मतलब है नागरिकों के अधिकार। इसी बिल ऑफ राइट्स से हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है। इसी बिल ऑफ राइट्स से अमेरिका में भी बिल ऑफ राइट्स, जब अमेरिकन संविधान लागू हुआ 1789 में, उसके बाद के जो पहले 2 साल के संशोधन हैं जिसमें अमेरिकन संविधान में 10 अमेंडमेंट किए गए, उससे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स लाया गया और लोगों के मौलिक अधिकार की स्थापना हुई। तो इस बिल ऑफ राइट्स ने न्यायिक व्यवस्था में यह एस्टेब्लिश किया कि राजा ईश्वरीय अधिकार से शासन नहीं करता है। राजा ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की मर्जी से शासन नहीं करता, बल्कि राजा जनता का प्रतिनिधि है, जनता की मर्जी से शासन करता है। तो इस बिल ऑफ राइट्स को ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का चौथा स्टेज माना जा सकता है। ब्रिटेन के न्यायिक तंत्र का जो 5वां स्टेज है वो है जुडिकेचर एक्ट। 1875 से लेके 1876 के बीच जो अधिनियम आए, उस अधिनियम से, जुडिकेचर एक्ट से ब्रिटेन के अंदर पुरानी जो अदालत व्यवस्था थी, जो पुरानी जुडिशियल सिस्टम था, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। और इसके बाद ब्रिटेन का न्यायिक व्यवस्था रूल ऑफ लॉ की तरफ और मजबूती से आगे बढ़ा। वैसे रूल ऑफ लॉ की स्थापना ब्रिटेन के न्यायिक इतिहास में पहले ही की जा चुकी थी। तो ब्रिटेन के न्यायिक इतिहास का जो यह चरण है, 5वां चरण, इसके बाद भी ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील को शामिल किया गया। और जो कोर्ट ऑफ अपील है ब्रिटेन में, यह कोर्ट ऑफ अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉ हाउस के रूप में काम करता है। ब्रिटेन में 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। लेकिन हमारे राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, आप कहिए कि इलीट हाउस है, जो ब्रिटेन का इलीट फैमिली है, इलीट लोग हैं, उनका सदन है आज भी। हाँ, आज भी, मतलब कि वहाँ चुन के नहीं आते लोग। या तो 3 तरह के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्य होते हैं। एक जिन्हें आप कहते हैं वंशानुगत पीयर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को पीयर्स कहा जाता है, जो आज भी सारे बदलावों के बाद 92 पीयर्स आज भी होते हैं। वैसे ब्रिटेन ने यह घोषणा किया है कि वह वंशानुगत पीयर्स के जगह को खत्म कर देगा, लेकिन आज भी 92 वंशानुगत पीयर्स होते हैं। 875 हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आज स्ट्रेंथ है। तो 92 के अलावा बाकी सारे मेंबर जो हैं, कुछ जो 26 पादरी और बिशप सदस्य होते हैं, जिनको हम लॉर्ड्स स्पिरिचुअल कहते हैं, तो ब्रिटेन में 92 वंशानुगत पीयर्स हैं
26 पादरी और बिशप लॉर्ड्स स्पिरिचुअल के रूप में हैं और बाकी लाइफ टाइम पीयर्स हैं। मतलब लाइफ टाइम पीयर्स का मतलब है कि एक बार आप चुन लिए गए तो आप पूरे जीवन के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में जो है कोर्ट ऑफ अपील, मतलब अंतिम कोर्ट ऑफ अपील था। यह जो छठा चरण है जो 2005 में आया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के तहत, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट के बाद 2009 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो अपीलीय अधिकार है उसको खत्म तो आप नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह हुआ, लेकिन यह कार्य लगभग समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह ब्रिटेन में एक स्वतंत्र यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो अपीलीय कोर्ट है वह भी काम करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन में क्या काम करती है, अपील के लिए जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्या अधिकार हैं, हाई कोर्ट कैसे काम करती है और निचली अदालतें कैसे काम करती है, इस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।